हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर बात करने वाले हैं। यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ का ये 11वां वीडियो है। इसके पिछले 10 वीडियोज़ को भी आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। इसमें देखिए पिछले 10 वर्षों के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमारे द्वारा ही कवर कराया जा रहा है। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले 10 वर्षों के पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण, जो कि 2014 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न रहेंगे, यानी 10 वर्षों का आपको इसमें प्रश्न देखने को मिलेगा। तो जो इतिहास है वो हमारे द्वारा कवर कराया जा चुका है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने यूपीएससी पीवाईक्यूज सीरीज करके एक प्लेलिस्ट का नाम बनाया है, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो इतिहास पूरा कवर कराया जा चुका है। ये पॉलिटी का देखिए तीसरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप पार्ट 3 देख सकते हैं, पॉलिटी का तीसरा पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड को भी आप जरूर देखिए। देखिए, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं और इस बार यूपीएससी 2024 में बैठने वाले हैं, तो ये देखिए पिछले 10 वर्षों के पॉलिटी से पूछे गए प्रश्नों की संख्या है कि किस वर्ष पॉलिटी से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इसको बनाने का केवल व केवल एक ही मतलब है कि इससे आपको आइडिया लगे कि किस वर्ष कितने प्रश्न पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं और आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को करते रहें। तो आप यहाँ पर 2014 में देख सकते हैं 11 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए थे। 2015 में देख सकते हैं 12 प्रश्न, 2016 में 6 प्रश्न, 2017 में 22 प्रश्न, 2018 में 13 प्रश्न, 2019 में 15 प्रश्न, 2020 में 15 प्रश्न, 2021 में 18 प्रश्न, 2022 में 10 प्रश्न, 2023 में 16 प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटी की जो प्रश्नों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपको इसे पढ़ना ही पड़ेगा, वो भी बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और प्रश्नों को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख सकते हैं, 2019 में यूपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए ध्यान से एक एक प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं कि यूपीएससी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इसका अर्थ हो सकता है। देखिए, भारत के संविधान के संदर्भ में आर्टिकल 142 के अधीन पूछा है, संवैधानिक शक्तियों के बारे में पूछा है कि कौन सा इसका अर्थ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, ये निर्वाचन आयोग से पूछा गया, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया निर्वाचन आयोग के संबंध में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन है, देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। और डी ऑप्शन है, कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकती, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 142 के अंतर्गत पूछा है, तो भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। तो आपका ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए, बी ऑप्शन सही है, इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। 2019 में प्री में पूछा गया प्रश्न है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होती है, अधिकारिकता नहीं होगी, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। आप खुद ही सोचिए कि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रश्न क्यों नहीं उठाया जा सकता। और पहला ऑप्शन भी इसी प्रकार से केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी। देखिए, दोनों ऑप्शन गलत है, जैसा कि पढ़कर ही लग रहा है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। देखिए, यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको पढ़ के ही ऐसा लगता है कि ये नहीं हो सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, न तो 1 न ही 2, ठीक है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं,
संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है, इसमें देखिए फेडरल सिस्टम से प्रश्न पूछा है, संसदीय व्यवस्था से पूछा है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए पहला है, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। इसमें देखिए सभी राजनीतिक दलों की बात बोली जा रही है। दूसरा है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके ही द्वारा हटाई जा सकती है। ये तीसरा है। ठीक है। और डी ऑप्शन है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ठीक है। तो देखिए इसमें संसदीय व्यवस्था से पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद के सभी राजनीतिक दलों का, ठीक है, राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। देखिए सभी दलों का तो नहीं होता है। और बी है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा ही हटाई जा सकती है, यानी संसद के द्वारा ही हटाई जा सकती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि भारत का संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो देखिए इसमें आप बहुत ही आसानी इसको कर जाएंगे। ठीक है, कर लेंगे इसको बहुत ही आसानी से। अगर आप पार्ट 2 देखे होंगे, देखिए ये सेम प्रश्न आपका यहाँ पर देखेंगे जो कि मैंने पार्ट 2 में कवर कराया था। यहाँ पर देखिए पार्ट 2 2015 में पूछा गया प्रश्न है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित होता है। तो अगर आपने पार्ट 2 को, यानी अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को बहुत अच्छे से करते हैं तो आप जो भी इनसे बनेंगे प्रश्न उसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो देखिए इसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें देखिए कल्याणकारी राज्य का आदर्श पूछा है किसमें प्रतिष्ठापित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ए ऑप्शन सही होगा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें पहला इसका ए ऑप्शन सही होगा। कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श की घोषणा है वो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में इसकी घोषणा की गई है। तो ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए, यहाँ पर बताने के लिए दिखाया, जो कि 2015 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए इन प्रश्नों को मैंने पार्ट 2 में कवर कराया है, तो आप पार्ट 2 भी जरूर देखिए जिससे कि चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आती जाएँ। तो अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन दिए गए हैं और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। आप अगर यूपीएससी के पिछले 10-15 साल के पेपर देखेंगे तो ऐसे ही यूपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए कुछ प्रश्न तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। आप 2023 का प्रश्न देखेंगे तो कुछ प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है, भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। इसमें देखिए मूल ढांचे की बात बोला जा रहा है कि जो मूल ढांचा है संविधान का वो अपने आप को धर्मनिरपेक्षता, मूल अधिकार तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। ये आपका ऑप्शन है। दूसरा है, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान निर्धारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें नागरिकों की स्वतंत्रता और आदर्श जिन पे संविधान आधारित है की सुरक्षा के लिए न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो इसमें देखिए आपका न ही 1 होगा न ही 2 होगा, यानी कि दोनों जो कथन है बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, दोनों कथन गलत हैं। देखिए संविधान का जो मूल ढांचा है उसे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से ये गलत होगा। और भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों पर जिन पर संविधान निर्धारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। तो देखिए व्यवस्था नहीं करता है, तो इस प्रकार से न ही आपका प्रश्न 1 होगा न ही 2 होगा, यानी दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा यानी जो बुनियादी संरचना है उसको आप देखेंगे कि संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। आप एक जो केस है जो कि काफ़ी फेमस है 1976 का, जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल का केस है, यानी केशवानंद वर्सेस केरल का जो केस है, इसमें देखिए ये कहा गया कि संविधान के कुछ भाग को माना गया
सॉरी कुछ भाग को नहीं, ये इसमें कहा गया कि जो संविधान का उद्देशिका है या प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग माना गया। इसके अंतर्गत केशवानंद भारती वर्सेस केरल वाला जो केस था जो कि 1976 में आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, आप इन सारी चीज़ों को बिल्कुल याद रखेंगे जिससे कि अगर बाद में इनसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको आसानी से कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है या निम्नलिखित में से कौन सी है। इसमें भी देखिए ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है और ये डायरेक्ट प्रश्न है। इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको पता होगा कि कौन सा सही है तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो देखिए गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच पूछा है कि एक समान सहमति कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देख सकते हैं, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, दूसरा है वर्ग संघर्ष, तीसरा है निजी संपत्ति की समाप्ति और डी है आर्थिक नियतिवाद। तो गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक सहमति पाई गई है। देखिए पहला है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ये गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई गई है। लेकिन देखिए ये जो समान सहमति तो पाई गई है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, लेकिन दोनों का जो उद्देश्य है यहाँ तक पहुँचने का वो अलग अलग है, यानी दोनों के जो रास्ते हैं पहुँचने का उसमें अलग अलग है। आप सभी को पता है कि जो गांधीवाद है उसमें ये हिंसा को नहीं करना, ये सारी चीज़ें उनमें शामिल है, जबकि मार्क्सवाद में कुछ भी हो जाए लेकिन जो उनका लक्ष्य है वो प्राप्त करना है चाहे हिंसा करना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका। देखिए ये उद्देशिका से पूछा गया प्रश्न है कि उद्देशिका से बताना है यानी प्रियम्बल से बताना है कि कौन सा प्रश्न आपका सही है। 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है प्रियम्बल से, संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ठीक है, दूसरा है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। सी है संविधान का भाग है और वैसे ही विधिक प्रभाव रखती है वैसा जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। ठीक है, डी है संविधान का भाग है किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो अभी मैंने बताया केशवानंद भारती का जो केस 1976 में आया था उसमें देखिए जो उद्देशिका है जो प्रस्तावना है उसमें संविधान का भाग माना गया। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन सही होगा, संविधान का भाग है किंतु अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा देखिए हम केशवानंद भारती केस के अगर बारे में बात करें, आपने पढ़ा भी होगा, तो देखिए जो केशवानंद भारती वाला केस था इसमें ये पहली बार जो था इसमें 13 न्यायाधीशों की एक पीठ के दायरे में इसकी सुनवाई की गई थी, यानी कि इसमें 13 न्यायाधीश उपस्थित थे और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है या उद्देशिका है इसे अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कब हुई, तो ये सारी चीज़ें 1976 में हुई, यानी 1973 में हुई। ध्यान दीजिएगा गलती से आ गया। ठीक है, 1976 में, मैंने ऊपर भी बोल दिया था 1976, तो 1976 नहीं है 1973 है। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, और इसमें से बताना है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला आप यहाँ पर देख सकते हैं, वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तित होंगे, यानी कि इसमें देखिए आपको पता होना चाहिए कि संविधान के भाग 4 में क्या है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में क्या है आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में किया गया है। तो संविधान के भाग 4 में जो कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें ये पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों के मामले में कौन सा प्रश्न सही है, यानी इसके संदर्भ में कौन सा प्रश्न सही है। तो पहला है ये न्यायालयों द्वारा परिवर्तित होंगे, बी है यानी दूसरा है वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे, और तीसरा है इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुट का प्रयोग करके बताना है। ठीक है, कुट का प्रयोग करके बताना है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और 4, केवल 2 और 3। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में, तो देखिए वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं होंगे, ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन भी सही है कि इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने से प्रभावित करेंगे। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव
अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करते हैं या करता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का जो सिद्धांत है और उसका प्रावधान है उसको कौन सा इसमें परिभाषित करता है या कौन सा इसमें प्रदर्शित करता है। तो पहला है उद्देशिका, दूसरा है राज्य के निर्देशक तत्व, तीसरा है मूल कर्तव्य। तो यहाँ पर देखिए कुट का प्रयोग करके बताना है कि कौन सा सही है। कथन एक है 1 और 2 यानी 1 और 2, बी है केवल 2, सी है 1 और 3 और डी ऑप्शन है 1 2 3। देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 का पूछा है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों का कौन सा प्रतिबिंबित होता है। देखिए इसमें उद्देशिका भी आपकी आ जाएगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी शामिल होंगे और मूल कर्तव्य, यानी कि ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। अगर हम मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की बात करें तो तीनों बिल्कुल सही कथन है आपके। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। इसमें देखिए बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो पहला ऑप्शन है समानता का अधिकार, दूसरा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी है स्वतंत्र का अधिकार और डी है कल्याण की अवधारणा। ठीक है, डी है कल्याण की अवधारणा। देखिए इसमें अगर हम बात करें केंद्र का धन का केंद्रीकरण तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का ये उल्लंघन करता है। तो संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए ये समता का इसमें कोई बात नहीं है और कल्याण की अवधारणा की कोई बात नहीं, स्वतंत्रता की भी कोई बात नहीं है। तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो केशवानंद भारती केस है 1973 का है और मैंने गलती से 76 बोल दिया, 1976। तो आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो है वो 16 जून को प्रस्तावित है, तो आप रिवीजन जितना हो सके उतना करते रहिए। अगर आपने एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स बनाया है तो आप उसको भी साथ साथ रिवीजन करते रहिए और ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम हॉल में अच्छा फील होगा। बाकी आप सीसेट की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि आप अगर इस बार का प्री का कट ऑफ देखे होंगे कि कितना कम कट ऑफ गया है, तो इसका वजह सीसेट का काफ़ी टफ होना है और जीएस का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें की वजह से जो है आपका कट ऑफ इस बार काफ़ी कम गया है। तो बाकी आप सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।